Price is what you pay and value is what you get. It's a quote by Benjamin Graham, father of value investing. जितने बड़े इन्वेस्टर्स हुए हैं उन सब ने वैल्यू इन्वेस्टिंग पर काफ़ी एम्फसाइज किया है और ये माना है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग ही वो तरीका है जिससे वेल्थ क्रिएशन होता है। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम में से कितने लोग हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। हमें लगता है कि हम वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, पर क्या हम सही में वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं? क्या हम सही में कंपनी के फाइनेंशियल्स एनालाइज करने के बाद कंपनी में निवेश करते हैं? कुछ लोग करते होंगे और कुछ लोग समय के अभाव के कारण नहीं कर पाते। मैंने अपने इस सीरीज में कोशिश की है कि मैं यहाँ कंपनी के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करूंगा एंड आई विल बी यूजिंग डिफरेंट वैल्यूएशन टेक्निक्स, और वो नंबर्स, वो रिसर्च मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। ये सब आप सबके सपोर्ट और मोटिवेशन के बिना पॉसिबल नहीं है, सो प्लीज़ डू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगली कौन सी कंपनी है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं ये वैल्यूएशन और ये रिसर्च करके आप सबके साथ शेयर करूं। आज हमने एक फार्मा कंपनी ली है जो पहले काफ़ी पैसा बनाकर दे चुकी है इन्वेस्टर्स को, और अभी उसमें एक स्लंप है। वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत सही प्लेस्ड है आगे और पैसे बनाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सशक्त निवेशक में। इस चैनल का मोटो है हर निवेशक को सशक्त करना। जब पैसे आपके हैं तो सोच और समझ भी आपकी होनी चाहिए। दिस चैनल इज एन अटेम्प्ट टुवर्ड्स लर्निंग एंड एम्पावरमेंट ऑफ द इन्वेस्टर्स। आइए देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से वैल्यूएशन मेथडोलॉजीज का यूज़ किया है। पहला जो टेक्निक हमने यूज़ की है वो है ड्यूपॉन्ट एनालिसिस। दूसरा है फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन, यहाँ हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन मेथडोलॉजी यूज़ की है। तीसरा है ग्राहम्स नंबर और चौथा है रिलेटिव वैल्यूएशन। आइए शुरू करते हैं ड्यूपॉन्ट एनालिसिस से। आप जब भी कोई कंपनी एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले उसके फाइनेंशियल्स में ये देखेंगे कि उसका सेल्स कैसा है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि वो सेल्स कर रही है तो उसका प्रॉफिट कैसा है। प्रॉफिट के बाद रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाता है। यहाँ पर आप देखिए जो कंपनी हम एनालाइज कर रहे हैं वो उसका सेल्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 2017 टू 2021 के बीच में। देखिए फ्रॉम 1364 टू 3148 इसका सेल्स कंटिन्यूअस एंड स्टीप राइज इन सेल्स। प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का इंप्रूव कर रहा है, साथ ही साथ प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए प्रॉफिट 142 से 552, बीच में एक स्लम्प था, मतलब कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ से बहुत स्टीप राइज आया है प्रॉफिट्स में। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 18.8 से 28 और आरओसी 16.8 से 26.5 तक गया है। जब इसका प्रॉफिट कांस्टेंट था उस दौरान आरओई थोड़ा डिप किया था और आरओसी भी थोड़ा डिप किया था, बट प्राइमा फेसिया सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रही है, आरओई इंप्रूव हो रहा है, आरओसी भी इंप्रूव हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को अब हमको एनालाइज करना होगा। ये प्राइमा फेसिया तो कंपनी हमें सही लग रही है। आइए चलते हैं एक एक्सेल शीट में मैंने बैलेंस शीट और पी एंड एल को एम्बेड करके रखा है। आइए उसको एनालाइज करते हैं। बैलेंस शीट में मैं चाहूंगा कि आप ध्यान दें रिजर्व्स एंड सरप्लस पे। ये 21 से 17 तक का फिगर है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है देखिए कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है 861 से 2127 तक। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी जो है रिजर्व्स एंड सरप्लस इसका बढ़ता जा रहा है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर आपका बढ़ता है तो आपका वैल्यूएशन उस स्टॉक का डेफिनेटली इंक्रीज करता है। ये बट ऑब्वियस है। तो हम देख रहे हैं कि इसका ट्रेंड तो अपसाइड का ही है और ये इंक्रीज भी काफी तेजी से कर रहा है। अच्छा, अगला चीज जो हम देखेंगे इसके एसेट्स। इसके एसेट्स जो हैं, टोटल एसेट्स अगर हम जाएं तो इसके फिक्स्ड एसेट्स देखिए, फिक्स्ड एसेट्स भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं नियरली 737 से। अगर इसको मैं 1200 या 1400 मानूं तो 2 टाइम्स, नहीं तो 1.8 टाइम्स इंक्रीज हो चुके हैं पिछले 5 साल में। इसका मतलब कंपनी अपने प्लांट इक्विपमेंट्स में काफी तेजी से एक्सपेंशन कर रही है, फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज कर रही है, विच विल इवेंचुअली आपके रेवेन्यूज को हिट करेगा। पी एंड एल में सबसे पहले टॉप लाइन को ये हिट करेगा और ये भी इंक्रीज होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ समय में रिफ्लेक्ट करेगा, बट डेफिनेटली ये फिगर्स काफी एनकरेजिंग है। चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस।
जब भी आप टोटल टोटल रेवेन्यू के दो कंपोनेंट होते हैं, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और एक होता है अदर इनकम। अगर किसी कंपनी का अदर इनकम ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब कंपनी अपने कोर ऑपरेशंस कोर बिजनेस से ज्यादा पैसा नहीं कमा रही, बट अदर इनकम आर दी सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कंपनी जिस बिजनेस में है उस कंपनी से उस कंपनी का उस स्ट्रीम से ही मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो एक रेड फ्लैग है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ देखिए कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, एक्चुअली इट्स अराउंड 2.5 2.8 टाइम्स, और अदर इनकम जो है इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो फिगर्स यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंकरेजिंग है। प्रॉफिट तो हमने देखा ही था, प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। आइए अब ड्यू पॉइंट एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो आप देखते हैं वो डिपेंड करता है आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन पे, एसेट टर्नओवर पे और इक्विटी मल्टीप्लायर पे। इक्विटी मल्टीप्लायर को मैं एक मैग्नीफाइंग लेंस की तरह मानता हूं। जो अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो वो आरओई को बहुत बढ़ा देता है, अगर कंपनी बेकार कर रही है तो फिर वो उसको बहुत ज्यादा दबा देता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए इस कंपनी का 18% है। एसेट टर्नओवर की आप अपने एवरेज एसेट्स का यूज करके आप उससे कितना सेल्स कर पा रहे हैं, ये जो दर्शाने वाला फिगर है वो एसेट टर्नओवर होता है। तो आप यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन 18% है, एसेट टर्नओवर रेशियो इज अराउंड 0.84% और इक्विटी मल्टीप्लायर इज 1.70। आपको मैं एक बात बता दूं, इक्विटी मल्टीप्लायर इस कंपनी का डिक्रीज हुआ है। जैसा कि मैं आप सबके साथ कह रहा था कि रिटर्न ऑन इक्विटी इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है बट इक्विटी मल्टीप्लायर डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन और एसेट टर्नओवर इंक्रीज कर रहे होंगे, बिकॉज ये तीनों प्रोडक्ट हैं, राइट। आपका एंड रिजल्ट जो है प्रोडक्ट वैल्यू दैट इज इंक्रीजिंग एंड समथिंग इज डिक्रीजिंग, सो द अदर टू शुड इंक्रीज इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर दैट, राइट। तो अगर आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, एसेट टर्नओवर बढ़ रहा है, दैट मीन्स आप अपने प्लांट को और एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं, और जो आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं आप उस पर और ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ड्यू पॉइंट के हिसाब से ये कंपनी काफी अच्छा कर रही है और इसमें निवेश के मौके बन सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले मेथोडोलॉजी की तरफ, जो है फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी। फ्री कैश फ्लो टू फर्म, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथोडोलॉजी के अंदर में ये एक तरीका आता है। तो यहाँ पर ये होता है कि एक फर्म कितना कमाती है, राइट, उसके फ्यूचर कैश फ्लोज क्या हैं, उसको डिस्काउंट करते हैं प्रेजेंट में, और फिर वो उस कंपनी का वैल्यूएशन हो जाता है। मैं आपको अगर समझाऊं तो एक कंपनी आज की डेट में जो उसका फ्री कैश फ्लो टू फर्म है उसको हम प्रोजेक्ट करेंगे फ्यूचर में फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, एक ग्रोथ रेट के साथ। उसके बाद 5 से 15 साल तक एक डिफरेंट ग्रोथ रेट यूज होगा, और उसके बाद फिर 15 के बाद आगे एक अलग ग्रोथ रेट होगा, क्योंकि एक कंपनी का जो ग्रोथ फेज होता है वो डिपेंड करता है उस टाइप ऑफ इंडस्ट्री पे भी और कौन से सेगमेंट पे है उस पे भी। एक कंपनी इनिशियल फेज में ज़्यादा तेजी से ग्रो करती है, उसके बाद फिर एक अलग रेट से ग्रो करती है, और आखिरी में जब कंपनी मैच्योर हो जाती है तो फिर एक स्टडी रेट से आपका वो ग्रो करती है। तो आप यहाँ पे फ्यूचर कैश फ्लोज को स्टार्टिंग के 5 साल में एक अलग ग्रोथ रेट यूज करते हैं, बाद में अलग ग्रोथ रेट यूज करते हैं, और फिर टर्मिनल ग्रोथ रेट एक अलग यूज किया जाता है। इन सब का डिस्काउंटिंग होता है, और फिर समेशन का जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो आपका कंपनी का वैल्यूएशन बन जाता है। मैंने सेम चीज करके दिखाई है एक्सेल में। आइए आपको मैं वो प्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे जो डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज होता है वो जनरली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप एनालाइज करेंगे, बैलेंस शीट को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। और एक बार अगर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर आपने एनालाइज कर लिया तो फिर आप WACC कैलकुलेट कर पाएंगे। आइए चलते हैं हम अपने इस मॉडल में। यहाँ पे हर एनालिस्ट के सेट ऑफ अजम्पशंस अलग हो सकते हैं, पैरामीटर्स सेम रहते हैं, बट जो अजम्पशंस हैं वो अलग हो सकते हैं। तो मैंने जो जो अजम्पशंस लिए हैं वो आपको दिखाता भी चलूंगा और एक्सप्लेन भी करता चलूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने 6% जो है रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट माना है, ये मैंने बॉन्ड मार्केट स्टडी की और उसके हिसाब से फिर लॉन्ग टर्म में
कितना अश्योर्ड अमाउंट है उसके हिसाब से मैंने रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला। रिस्क प्रीमियम मैंने 0.0687 लिया है। मेरा ये मानना है कि जो मार्केट का हिस्टोरिकल रिटर्न है दैट इज अराउंड 12.87, और उसमें से अगर आप रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देते हैं तो रिस्क प्रीमियम आ जाता है। इक्विटी और डेट आप अगर बैलेंस शीट एनालाइज करेंगे तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर अगर को आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका इक्विटी और डेट क्या है। और उसके बाद फिर आप अपना WACC कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक और कुछ चीज़ें और लगेंगी कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट क्या है। ये आप बैलेंस शीट से आपको मिल जाएगा, और ये मैंने एवरेज लिया है पिछले 5 सालों का। और पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट होता है कॉस्ट ऑफ डेट इनटू 1 - टैक्स रेट। तो टैक्स रेट भी आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिल जाता है। तो उसके बेसिस पे आप जो टैक्स रेट है वो उसको 1 - करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा। आपको कॉस्ट ऑफ डेट आ गया। अनलीवर्ड बीटा मैंने गूगल से लिया है इस सेगमेंट का कितना है, और उसके बेसिस पे मैंने डेट और इक्विटी का रेशियो ले करके लीवर्ड बीटा कैलकुलेट किया है। एक बार आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल जाए और कॉस्ट ऑफ डेट मिल जाए तो आप WACC बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। यही आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर होने वाला है। जैसा कि मैं कह रहा था, टर्मिनल ग्रोथ रेट अलग होता है, स्टार्टिंग के ड्यूरेशन में ग्रोथ रेट अलग होता है। मैंने टर्मिनल ग्रोथ रेट एक 3.5% मान रखी है, और उसके बेसिस पे ये कैश फ्लोज को 5th ईयर तक और उसके आगे क्या है वो कैलकुलेट हुआ है। और 5th ईयर तक एक डिफरेंट ग्रोथ रेट है, उसके बेसिस पे जो कैश फ्लोज हैं वो अलग कैलकुलेट हुए हैं। इसको फ्री कैश फ्लोज को मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे ले आया है। और सेम टर्मिनल वैल्यूज के लिए भी आप ये लगा करके नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैश और नेट डेट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल जाएंगे, उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लीजिए इक्विटी वैल्यू। और आपको नंबर ऑफ कितने शेयर होल्डर्स हैं वो भी पता चल जाएगा कंपनी के फाइनेंशियल्स आप देखेंगे तो। उसका अगर आप रेशियो ले लेंगे इक्विटी वैल्यू और इसका, तो उसके बेसिस पे आपको वैल्यू ऑफ पर शेयर कितनी है ये मिल जाएगी, राइट। मेरे इस मॉडल के हिसाब से इस कंपनी का वैल्यूएशन स्टैंड्स अराउंड 282 रुपीज, और करंट मार्केट है 300, करंट मार्केट प्राइस है 304। तो आप मानिए कि ये अभी अपने वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही पोजीशनड है। और यहाँ आप जो प्राइस दे रहे हैं और जो वैल्यू है इस कंपनी का उसमें बहुत डिफरेंस नहीं है। अभी मार्केट बहुत ज्यादा चढ़ चुके हैं, वहां पर आपको हो सकता है कि जो आप वैल्यू फॉर मनी ना मिले, बट इस वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी और इन नंबर्स के बेसिस पे आपको इस सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल मिलेगा। फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन में मैंने एक चीज मिस कर गई कि ये अजम्पशंस जो रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। और इसका एक ड्रॉबैक जो ये है कि सबसे पहले अजम्पशंस कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और साथ में ये फ्यूचर कैश फ्लोज पर डिपेंड करता है। अगर कुछ अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस आ जाएं और आपके वो कैश फ्लोज जो आपने प्रोजेक्ट किए वो ना आए, तो फिर ये नंबर वो सही पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। बट आपको अगर मॉडल बनाना है तो कुछ ना कुछ सेट ऑफ assumptions लेने ही होंगे। तो वो मैंने अपने सेट ऑफ assumptions के बेसिस पे वो नंबर आपको दिखाए थे। आइए अब हम देखते हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच है ग्राहम्स नंबर का। ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव फैक्टर्स इन यूज हुए हैं, और क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे हम मिस आउट कर जाएंगे। ये इसका बहुत बोथ मेरिट और डिमेरिट है। आप किसी नॉइस और बायस से आपका डिसीजन इफेक्ट नहीं होगा, ये मेरिट है। बट डीमेरिट ये है कि आप क्वालिटेटिव फैक्टर्स सच एज मैनेजमेंट कमेंट्री, मैनेजमेंट का अप्रोच, ये सारी चीज़ों को आप फैक्टर इन नहीं कर पाएंगे। कोई अजम्पशंस नहीं है, जो फैक्टर्स हैं जो हिस्टोरिकल वैल्यूज हैं उसके बेसिस पे आप वैल्यू क्रिएट कर कैलकुलेट करते हैं। ईपीएस और बुक वैल्यू पर शेयर आप समझ गए होंगे। 22.5 एक्चुअली प्रोडक्ट है दो रेशियोज का, वो है पी अपॉन ई इंटू पी अपॉन बुक वैल्यू। सो बेंजामिन ग्राहम का ये कहना था कि अगर एक कंपनी राइटली वैल्यूड है तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो शुड बी अराउंड 15, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू शुड बी अराउंड 1.5। तो 15 into 1.5 gives you 22.5। let's substitute our values for Granules India in this, and let's see कि वैल्यू कितना आता है। तो EPS ऑफ Granules India is around 20.87 and book value is 90.41, so that gives us a value of 206.44। बट मेरा ये अजम्पशन है कि ए कंपनी कैन बी राइटली वैल्यूड इवन इफ इट्स पी इज लिटिल हायर। अगर आप
थोड़े क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी फैक्टर इन करेंगे तो यू कैन स्टिल हैव अ हायर पी एंड एट द सेम टाइम हैव द कंपनी राइटली वैल्यूड। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, बट मैंने ये असम्पशन लिया है और इसके बेसिस पे मैंने ये माना है कि P कैन बी 20 और शुड बी 20, और ये P अपॉन B का जो वैल्यू है ये उसको 2 लिया है। इससे जो वैल्यू मिल रहा है वो है 274। आई फील दिस अप्रोच इज स्टिल वेरी कंजर्वेटिव। अ लॉट कैन बी डन फॉर, a lot of changes can still be made in this formula. सो 274, और हमको डीसीएफ से भी जो वैल्यू मिली थी वो थी 280 अराउंड समथिंग। सो मैं फिर से एक बात रिपीट करूंगा कि ये वैल्यूज जो हैं आपको एक रेफरेंस प्रोवाइड कराती हैं कि आप जो प्राइस पे कर रहे हैं वो ओरिजिनल वैल्यूएशन से कितने पास हैं, कितने दूर हैं। अगर आप ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं किसी कंपनी में तो फिर आप प्रीमियम पे करेंगे उसके ऊपर, लेकिन एक रेफरेंस होना चाहिए। मैं वो रेफरेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, अगर आप लोगों को क्योंकि मैंने यहाँ मेथडोलॉजीज को डिस्कस किया है और दिखाया है कि क्या और कैसे काम करते हैं, बट अगर आप लोगों को रिजल्ट्स में इंटरेस्ट है तो मैं आपके साथ रिजल्ट्स शेयर करूंगा, और अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि हाउ शुड आई प्रोसीड विद द वैल्यूएशन टेक्निक्स। मुझे डिस्कस करना चाहिए कि आई शुड जस्ट डिस्कस द एंड रिजल्ट एंड द फाइनल रिकमेंडेशन। अगला जो अप्रोच है वो है कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस। यहाँ आप क्या करते हैं कि जिस सेगमेंट में कंपनी है उस सेगमेंट में और भी कंपनीज होती हैं, तो सिमिलर मैट्रिक या सिमिलर साइज की कंपनीज को आप कंपेयर करते हैं एक मैट्रिक का यूज करके, और इस प्रोसीजर को हम कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस बोलते हैं। यहाँ पर हम पी रेशियो, पी बाय सेल्स रेशियो, एबिटा और एबिट, ये सबको एनालाइज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला चीज होता है कि आपकी जो कंपनी है वो सेट ऑफ कंपनीज जो हैं वो सिमिलर सेगमेंट में होनी चाहिए और सिमिलर इंडस्ट्री की होनी चाहिए, उनका साइज भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको भी यहाँ एनालाइज किया है। मैंने जो अलग कंपनी ली है मैं आपको वो भी शो करता हूँ, ये एक्सेल शीट में मैंने यहाँ पे भी दिखाया है। जो 5 कंपनी मैंने ली हैं वो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, एस्ट्राजेनेका, कैप्लिन पॉइंट लैब्स, हिकल, एफडीसी लिया है। यहाँ पे देखिए इनके मार्केट कैप मोर और लेस सेम है, थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा बट मैंने कोशिश की है कि आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन की ही कंपनी लूँ। ईवी वैल्यूज जो हैं ये भी देखिए लगभग सेम है। इसके बेसिस पे इन सारी कंपनीज का मैंने फाइनेंशियल्स एनालाइज करके रेवेन्यू, एबिटा, एबिट, अर्निंग्स और ईपीएस कैलकुलेट किया है, और उसी के बेसिस पे फिर ईवी अपॉन रेवेन्यू, ईवी अपॉन एबिटा, ईवी अपॉन एबिट और पी निकाल रखा है। ठीक है, अब इनके रेशियोज के बेसिस पे मैं अपनी कंपनी को एनालाइज करने वाला हूँ। तो मैंने अपनी कंपनीज के जो फिगर हैं वो यहाँ डाल रखे हैं। जो कंपनी हम आज स्टडी कर रहे हैं वो है ग्रैन्युअल्स इंडिया। ग्रैन्युअल्स इंडिया के रेवेन्यू, एबिटा, एबिट मैंने यहाँ डाल रखा है, बट मैं मान रहा हूँ कि सारे कंपनीज जो हैं सिमिलर सेगमेंट में है, सिमिलर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं इन सबके पास। ये शीट मैंने काफ़ी डायनेमिक बना रखी है। इसको अगर हम लो करें, ठीक है, तो अब देखिए कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस के बेसिस पे ये जो वैल्यूएशन हमको देता है दैट इज अराउंड 466, करंट रेट 304 या 307 कुछ है, और यहाँ कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस के हिसाब से ये 466 दिखा रहा है। तो आप ये मानिए कि इस कंपनी में एक गजब का अपसाइड पोटेंशियल है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नंबर्स कह रहे हैं, जजमेंट आपका है, आप सोच समझ के लीजिए। बट हमने कंपनी के सेल्स देखे, प्रॉफिट मार्जिन देखा, आरओई देखा, आरओसी देखा, फ्री कैश फ्लो टू फर्म का डिस्काउंटेड कैश फ्लो करके देखा, उसके बाद ग्राहम्स नंबर से उस चीज को सपोर्ट किया, फिर हम कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस किए। ये सब के बाद जो नंबर्स हैं, जो डेटा है वो कह रहा है कि ये कंपनी बिल्कुल निवेश करने के योग्य है। आप देखिए ये कंपनी जो है, मैं आपको बता चुका हूँ इस कंपनी का नाम ग्रैन्युल्स इंडिया है। ये फुल्ली इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है। ये एपीआई बनाता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, इंटरमीडिएट्स एंड फिनिश डोसेजेस। ये 55 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अभी इसके वैल्यूएशन में स्लंप इसलिए आया है क्योंकि जो सप्लाई
चेन है चाइना की तरफ से, उसमें डिस्ट्रप्शन चल रहा है, बट ऐसे जो चेंजेस होते हैं वो शॉर्ट टर्म के होते हैं, बट वैल्यूएशन हमको हमेशा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। तो उस हिसाब से ये टेम्पररी स्लम्प जरूर है, बट कंपनी का मैनेजमेंट और उनकी कमेंट्री से ये साफ रिफ्लेक्ट होता है कि कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है आगे ग्रो होने की। तो मेरा जो टारगेट है इस कंपनी के लिए वो अराउंड 360 टू 370 है अगले 1 साल के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप अगर इस कंपनी में निवेश करें, अपनी सूझबूझ से निवेश करें, और अगर आप निवेश करें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, एनकरेजिंग है, और मेरा टारगेट इस कंपनी के लिए 370 अराउंड है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च किया मैं आप सबके साथ ये शेयर करने के लिए। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगली कौन सी कंपनी है जो आप चाहते हैं कि जिस पे मैं ऐसा ही एनालिसिस आप सबके साथ शेयर करूं। थैंक यू। जय हिंद।